कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 1, 2, 3 हमने पढ़ लिए हैं पार्ट फर्स्ट में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 4, 5, 6 और 7। प्रश्न 4 में क्या बोलता है कि HCF दे रखा है दो संख्याओं का 9, तो हमें LCM निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF के। अब उन दो संख्याओं में प्रथम संख्या आ गई और द्वितीय संख्या आ गई, LCM गुना HCF। और प्रश्न में दिया गया क्या है, हमारे पास दिया है HCF दे रखा है दो संख्याओं का, संख्या है 306 और 657 बराबर 9। और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है इन्हीं दो संख्याओं का। तो हमारे पास दो संख्या दे रखी है, HCF दे रखा और LCM हमें निकालना है इस फॉर्मूले से। प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, तो लिख दो 306 गुना 657 बराबर होगा LCM गुना HCF। LCM हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता, HCF दे रखा है 9। तो जब LCM निकालेंगे इधर गुना में इधर जाके भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 306 गुना 657 बटा 9 बराबर LCM। तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो हो जाएगा 34 गुना 6 5 7 बराबर LCM। तो इसकी गुना करके आएगा LCM बराबर आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो दो संख्याओं का LCM हो जाएगा ये। बात है प्रश्न 5 पे। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, इसके लिए एक रूल है, तो उसे नोट करके लिख लो कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो उसके अभाज्य गुणनखंड तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 गुना 5 आना चाहिए। अगर ऐसा आया तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। हम किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। प्रश्न में तो हमें 6 की घात n ही दे रखा, 12 दे दे, कुछ भी दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, हमें कोई भी संख्या दे दी, वो 0 पे तभी समाप्त हो गया। अगर उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनमें कम से कम एक बार तो 2 गुना 5 आना चाहिए। एक से ज्यादा बार आए तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम बार नहीं आना चाहिए। तो इसलिए 6 के गुणन प्रश्न में हमें 6 की घात n दे रखा ना, तो 6 के गुणनखंड करने पर दो छोटे से छोटे संख्या से काटते हैं, 2 3 6 और 3 1 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुना 3 गुना 1। 2 गुना 5 के रूप में तो नहीं आया, 2 तो आए लेकिन 5 तो नहीं आया, तो इसे लिख देंगे। छह का गुणनखंड करने पर ये सब आपको लिखना पड़ेगा। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है,
क्योंकि हमें 2 गुना 5 के रूप का चाहिए था, तो ये आया 2 गुना 3 के रूप का। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह है 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। क्योंकि प्रश्न में कहा था ना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या है जीरो पर समाप्त होगी, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह जीरो पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जो इसका हमने गुणनखंड करा है वह 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया। बात है प्रश्न 6 पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 + 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए पहले भाज्य और अभाज्य पता होना चाहिए क्या होते हैं। अभाज्य जैसे 1 3 5 7, ये क्यों है, क्योंकि इनके गुणनखंड 1 है, 1 1 से ही कटेगा। और 1 को तो लिख दो अभी, 3 को देखो, 3 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, और 7 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे 6 होगी, 6 किस किस से कटेगी, 2 3 और 1, 3 गुणनखंड होंगे। ऐसी हमने ले ली 8, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य वो होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अभाज्य में 2 आती है यहाँ पे, ये 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, तो ये होगी भाज्य और अभाज्य। अब आते हैं प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 दे रखा है कि 7 गुना 11 गुना 13 + 13। तो इस डिजिट में और इस डिजिट में 13 कॉमन है, तो 13 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बच गया 7 गुना 11 + 1, तो हो जाएगा 13 गुना 77 और 1 78, और गुना 1 भी लिख सकते हैं हम। वैसे तो ये आया 11 7 77 और 1 78, और इसके गुना में 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो इसमें लिख देंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है 7 गुना 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5। तो इस संख्या में और इस संख्या में 5 कॉमन है, तो हमने 5 बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और +1। इसकी गुना कर ली, 7 छंग 42, गुना 4 दिए 12 गुना 2 और +1, 12 दूनी 24, 4 2 12 चौक 48 50, और गुना 2 +1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 की गुना करो तो 8 0 10 और +1, 5 गुना ये जोड़ के आ जाएगा 2, और इसकी गुना में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो इसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है।
अब आते हैं प्रश्न 7 पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न 7। हमारे पास एक खेल का मैदान है, इसमें सोनिया चल रही है और रवि। सोनिया को जो चक्कर लगाएगी, एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि हमें न्यूनतम दूरी बतानी है। तो जब हम न्यूनतम दूरी बताते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 नम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के बाद जो गुणनखंड आ गए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 के आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या एक बार है 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, उसको तो सिर्फ एक बार लिखना है, 2 गुना 3, और बाकी बची हुई को लिख दो, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 गुना 3 दूनी 6 गुना 1 6 6 36। 36 मिनट बाद में वापस एक स्थान पर मिलेंगे। आंसर। प्रश्नावली होगी यह खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।